वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे महकमा मौसमियात की जानिब से ईद के दूसरे रोज़ बारिश की पेशगोई की गई है और दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि आलमी शोबा माहौलियात के मुताबिक शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का 24वां नंबर है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सर, बात करेंगे कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कराची का 24वां नंबर है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जाए? जी बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने सिलेक्ट किया और ये कराची का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है। और ये इस तरह की जो रैंकिंग्स हमें देखने में नज़र आती हैं तो इससे हमें बहुत अफसोस होता है। देखिए, अगर हम कराची के मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे सामने एयर पॉल्यूशन है, फिजाई आलूदगी। और फिजाई आलूदगी में हमने माजी में भी देखा है कि कराची और लाहौर टॉप 5 सिटीज़ में जो है वो दुनिया भर में आते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो कई बार फिजाई आलूदगी की वजह से जो अमवात होती हैं उसमें भी टॉप 5 और टॉप 10 कंट्रीज में रहता है। स्टिल हमने लॉकडाउन में देखा कि जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी तो उस सूरत में भी हमने देखा कि फिजाई आलूदगी में बहुत कमी वाक़ई हुई थी और एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ था। इसी तरीके से कराची का जो दूसरा मसला है वो वाटर पॉल्यूशन का है। इसमें वेस्ट वाटर भी है और ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी जो है हमें डिस्कशन करना चाहिए। नॉइस पॉल्यूशन हमारे कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, सॉलिड वेस्ट का एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हम इन तमाम मसलों को की बहुत डिटेल में जाएंगे तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो देखिए, कराची में जो सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन में हमें जो क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स जो सबसे ज्यादा हमें नजर आते हैं उसमें नंबर 1 पर आता है पर्टिकुलेट मैटर। और पर्टिकुलेट मैटर में जो PM 2.5 है ये बहुत छोटा सा नन्हा सा जर्रा होता है। और इस वक्त आप देखें कराची शहर में जगह जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ब्रिजेस का काम हो रहा है, अंडरपासेस की तामीरात हो रही हैं। तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पर्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप पुरानी रिसर्च पिछली 15 साल की रिसर्चेस को देखें तो स्पार्को का डाटा है, EPA का डाटा है और कराची यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं उनका जो डाटा है जो रिसर्च पेपर की शक्ल में मौजूद है वो हमें यही बताता है कि हम गाइडलाइंस को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से जल्दी अमराज, फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां जो है वो बहुत कॉमन हो गई हैं। और आप कराची शहर में जो है सिर्फ 2 या 3 घंटे किसी भी जगह पे आप अगर रुकते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी बॉडी पे नजर आती हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो है वो कोई नहीं करता कि आपकी बॉडी में जो है वो आपकी बॉडी के अंदर लंग्स में कितना पर्टिकुलेट मैटर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट जो हमें कराची शहर में ज्यादा मिलता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मेजर सोर्स है वो गाड़ियों का धुआं है। और गाड़ियों के धुएं की वजह से, क्योंकि जहां पर हमारे कराची शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं है और अब थोड़ी सी जो है हुकूमत ने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट की है तो कुछ बेहतरी आई है, वरना हर दूसरा शख्स अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में जो है वो सफर करता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में बेतहाशा इजाफा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घरों में जनरेटर्स लगे हुए हैं और लोड शेडिंग की वजह से जो लोग जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसका जो धुआं है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड में कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे खतरनाक हेल्थ इफेक्ट जो मैं बताना यहाँ पे चाहूंगा कि ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। और अब आप ये समझ लीजिए कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो फिर इंसानी सेहत का क्या हाल होगा। इसी तरीके से एक और क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट बात करेंगे कि बच्चों की सेहत पे कितना असरअंदाज होता है, क्योंकि हर दिन अगर बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, तो इस तरह हम बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें? देखिए, छोटे बच्चे खासतौर पे अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं ये रिस्क पर हैं और आए दिन इन बच्चों को नज़ला, जुकाम और इस तरह की एलर्जिक इन्फेक्शन का सामना होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये बच्चे जो हैं इनका इम्यून सिस्टम इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। और आप अगर किसी भी हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो छोटे बच्चों की तादाद जो है वो इसमें आपको ज्यादा नजर आएगी, न सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से बल्कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी। अब मैं दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट अहम मसला है वो ड्रिंकिंग वाटर है। कराची को जो पानी सप्लाई किया जाता है 70% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है।
चाहे वो नलके के पानी की शक्ल में हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर की शक्ल में हो, चाहे वो गली मोहल्लों में जो बगैर किसी नाम के बिकने वाले मिनरल वाटर की शक्ल में हो। ये सारे जो पानी के ऑप्शंस हैं हमारे कराची शहर में, इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा इसमें जो देखा गया है, WHO की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक साल में कम से कम एक छोटे से बच्चे को 10 दफा जो है वो डायरिया होता है। इसी तरह जो है वो डायसेंट्री और पेट की बीमारियों के बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर की लाइंस हैं वो गटर के पानी की लाइंस के साथ भी बाज दफा टूट फूट का शिकार होने की वजह से मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हैवी मेटल्स जो है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आते हैं। तो इसका हल सिर्फ पानी को बॉयल करना है कि जो पानी हमारे घरों में आ रहा है, या वो फिल्टर्ड है या वो आरओ प्लांट से आ रहा है, इसको बॉयल किया जाए? देखिए, पानी को अगर हम बॉयल कर लें तो उससे बीमारी फैलाने वाले जरासीम का तो खात्मा हो जाएगा, लेकिन इस पानी में मौजूद हैवी मेटल्स जो कि आर्सेनिक की शक्ल में, लेड की शक्ल में, निकल की शक्ल में और क्रोमियम की शक्ल में जो ये धातें हैं, ये पानी को गर्म करने से या फिल्टर करने से भी नहीं रुकती हैं। और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये सारी धातें जो हैं ये कैंसर का बाइस भी बनती हैं। अच्छा डॉक्टर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से बारिशों का ज़्यादा होना, ठंड ज़्यादा होना, गर्मी ज़्यादा होना, हीट वेव, ये इन सब का आपस में क्या लिंक है? जी बिल्कुल लिंक है, और आपके इस प्रोग्राम में इस पर हम काफी दफा डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में नंबर 5 पर आ चुका है। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखें, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाना होगा। 25 साल का जो बिगाड़ है वो 1 महीने में या 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा। हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो है उसको अपनाना होगा। हमें गवर्नमेंट के साथ स्टेप्स उठाने होंगे। हमें बहुत सारी चीजों में अपने लाइफ स्टाइल पे जो हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं उन कॉम्प्रोमाइजेस को खत्म करना होगा। अपने फायदे से ज्यादा हमें अपने माहौल के फायदे के बारे में सोचना होगा। अगर हम आज से ये काम शुरू करेंगे तो कम से कम भी हमें 10 साल लगेंगे तब्दीली आने में, अदरवाइज ये चीजें मजीद वर्स्ट हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर, हम एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या कराची और पाकिस्तान में या इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनका भी क्लाइमेट चेंज की वजह से या उनके जो एटमॉस्फेयर है उसका भी असरअंदाज पाकिस्तान पे होता है? जी बिल्कुल। दुनिया भर में कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जो पॉल्यूशन कम जनरेट करते हैं, लेकिन अपनी नियर बाय कंट्रीज की वजह से पॉल्यूशन का शिकार होते हैं, और इसके ऊपर डिफरेंट एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि कराची जो है, अगर कराची में समुंदर ना होता तो इस वक्त हमारी फिजा जो है वो सांस लेने के जो है वो काबिल नहीं होती। मैं ये समझता हूं कि हम जो है वो दूसरे शहरों से भी पॉल्यूशन का शिकार होते हैं, और इर्द गिर्द जो हमारे ममालिक हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उसकी भी पॉल्यूशन का हम शिकार होते हैं किसी हद तक। अच्छा, एक चीज़ ये कि दरख्तों का होना कितना होना मुस्बत साबित होगा कि माहौलियाती तब्दीली को, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, मैं तो इस बात को सिंपल कहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के झंडे में जितना ग्रीन कलर है हमें अपने पाकिस्तान को उतना ग्रीन करना है। और सिर्फ दरख्तों के लगाने से क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हीट वेव्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ हर शख्स अपनी जिंदगी में एक दरख्त लगाए, उसको ओन कर ले, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज यह है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करे, जिसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं अपनी डेली रूटीन में, उसको खुद भी अपनाएं, अपनी फैमिलीज को भी उसकी तरफ लेकर जाएं। बेसिकली हमें अवेयरनेस के ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये कराची एक पूरा डेवलप्ड शहर है, तो इसको किस तरीके से ऐसा किया जाए कि माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, कराची के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मास्टर प्लान बन रहे हैं उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज को भी जो है वो सामने रखा गया है, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, तो 2030 और 2040 का जो विजन है कराची का, उसके हिसाब से आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो सॉलिड वेस्ट का मसला हो, एयर पॉल्यूशन का मसला हो, वाटर पॉल्यूशन का मसला हो, तो ये सारे मसले जो हैं ये गवर्नमेंट की टेबल्स पर मौजूद हैं और इस पे कोशिश भी की जा रही है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में कुछ तब्दीली जो है वो हमें नजर भी आएगी, लेकिन ये तब्दीली उस वक्त मौसर साबित होगी जब हम बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत कराची में रहने की वजह से हम इन तमाम चीजों को अडॉप्ट करेंगे। हमें इदारों के साथ खड़े होना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शहर की माहौलियाती तब्दीली को कैसे कंट्रोल किया जाए। दरख्तों का भी बहुत अहम किरदार होता है माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने में। और अब हम बात करेंगे ईद उल अज़हा पर सिंध में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज होगा और असलहा रखने पर भी पाबंदी होगी, जबकि हुकूमत सिंध की ईद उल अज़हा पर बग़ैर इजाज़त के खाले जमा करने पर भी सख्त पाबंदी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ हारून रशीद। हारून, बताएगा कि दफ़ा 144 में क्या क्या आता है, किस तरह शहर की खालें जमा की जाएंगी, क्या प्लान है सिंध हुकूमत का? जी, बताते जाए कि ईद उल अज़हा पर सिंध में जो है दफा 144 का नाफज हो गया। तमाम असला लाइसेंस जो वो मनसूख कर दिए गए हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कोई भी असले वाला लाइसेंस भी लेके नहीं घूम सकता। हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा पर बगैर इजाजत की खाले जमा करने पर पाबंदी ऐड करते हुए सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में 3 दिन के लिए 144 की दफा नाफिज की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बगैर पेश की इजाजत के कुर्बानियों के जानवर की खाल जमा करने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि दफा 144 के तहत असला लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक इन्होंने मजीद वाज़ेह किया है कि खाले जमा करने के लिए कैंप लगाने, खाले जमा करने के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। जबकि असला लेकर चलने से पहले जारी शुदा इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं, जिनके 144 ली हुई थी फैसले के लिए, तो वो भी पाबंदी जो है 3 दिन के लिए उन पर भी नाफिज होगी। वो 3 दिन के लिए जो है 144 भी खत्म कर दी गई है। सिर्फ खाले वो जमा कर सकते हैं जिन्हें डिप्टी कमिश्नर ने जो है ना एनओसी जारी की गई होगी। वो सिर्फ मखसूस जगहों पर अपने ऑफिस में बैठ के खाले जमा कर सकते हैं या इलाकों में कोई एक मखसूस जगह पर बैठ के भी खाले जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई अगर इनकी गाड़ियां इलाके में गश्त कर रही है तो उन पर कोई भी लाउड स्पीकर नहीं होगा ना। इसके अलावा मसाजिद में ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ जिनको लाइसेंस नहीं मिले हैं या एनओसी नहीं मिली है वो खाले जमा नहीं कर सकते, उन तमाम पर पाबंदी होगी। सिर्फ खाले जमा करने के लिए जिनके बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एनओसी दी गई होगी वही सिर्फ जो है सिंध भर में खाले जमा कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम खालों पे जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ना जिनको एनओसी दी गई है खाले जमा करने की, लेकिन वो भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल या खुले मकामात पर अपने कैंपों पे ऐलानात वगैरह नहीं करेंगे। जी अच्छा हारून, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी का क्या प्लान तरतीब दिया गया है नमाज ईद और ईदगाह की तरफ? जी देखिए, कराची पुलिस की जानिब से भी और सिंध आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिक्योरिटी प्लान को भी तरतीब दे दिया। तमाम डीआईजी को और एडिशन आईजी कराची को और देगर जिला के एडिशन आईजी को भी सख्त हदायत की कि खुले मकामात, मस्जिद, इमाम बारगाह जहाँ जहाँ ईद उल अज़हा की नमाज ईद अदा की जाएगी उन्हें पहले इलाके को क्लियर किया जाए, चेक किया जाए, बम स्क्वाड को तलब करके वहाँ पे जो है उसको, ताकि कोई ऐसी चीज वाकई ना पेश हो सके, इनको क्लियर से बम स्क्वाड से किया जाए। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम को बढ़ाया जाए। खुले मकामात, मसाजिद, इमाम बारगाह समेत जहाँ भी ईद उल अज़हा के एहतजाज होंगे वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की जाए। इलाका SHO, DSP और इलाका SSP जो है वो दौरान गश्त रहेंगे, इलाके को हर पॉइंट पे चेक करते रहेंगे। जहां जहां सिक्योरिटी पे जिन पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगी हैं ताकि वो अपनी ड्यूटियों पर है, SHO गश्त रहेंगे, उनको सख्त पाबंद किया जाए कि वो अपनी जगह किसी भी सूरत में छोड़कर नहीं जाएंगे। तमाम नमाजियों को मखसूस गेट बनाए जाए जहां उनको चेक होने के बाद एहतजाज गाह या मस्जिद में, इमाम बारगाहों में या खुले मकामात पे जहाँ ईद के एहतजाज नमाजें होंगी, अदा की जाएगी, वहाँ पर उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। हारून बताएगा कि बकरीद के करीब आते ही शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया है। स्ट्रीट क्राइम्स को काबू करने के लिए क्या पुलिस का वो है प्लान है और किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, कराची के अंदर एक स्ट्रीट क्राइम का जो है जिन वो बेकाबू है। कराची पुलिस शहर कायद से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोकने पे हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जबकि ईद के करीब आते ही लोगों के जो कि घरों पे बाहर बैठे हुए होते, अपने जानवर लेके आए थे कुर्बानी करने के लिए, जो खड़े होते हैं उनकी देखभाल के लिए, तो वहां पे भी उनको घरों के बाहर से भी डके लूट के लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जानवर तक यहाँ कराची कैसे चोरी हो रहे हैं। कराची के अंदर जो है पुलिस मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नजर आती है। कराची शहर में स्टेट क्राइम की वारदातों का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल
वसीम बाग के करीब घर के दहलीज पर खड़े हुए शहरियों को डाकुओं ने लूट लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर पर आ चुकी है और फुटेज में मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। इसके साथ साथ कराची के दीगर इलाके जो है इनमें गुलशन इकबाल हो गया, नाज़माबाद हो गया, शार नूरजहां का इलाका हो गया, औरंगी टाउन हो गया, बल्दिया टाउन हो गया, शार फैसल हो गया, गुलस्तान जोर है, लांजी है, कुरंगी है, जहां रोजाना दर्जनों वारदातें हो रही हैं। जो शहरी ईद मनाने के लिए अपने शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं या मंडियों में जा रहे हैं, उनको रास्ते में जो है लुटेरे लूट रहे हैं और उनसे भारी रकमें छीन के फरार हो जाते हैं। कुछ अगर शहरी मजम्मत करते हैं तो ये लुटेरे उनपे गोलियां भी चलाने से जो है पीछे नहीं हटते। तो शहरी जख्मी भी हो रहे हैं, शहरी मर भी रहे हैं। गुज़श्ता दिन भी एक जो गैर मुल्की शहरी था जो अपनी ईद करने के लिए पाकिस्तान आया था, कनाडा का शहरी था जिसकी फैमिली यहाँ रहती थी, तो वो दूसरे दिन ही घर के बाद डाकुओं ने उसे लूट लिया। लूटने के साथ साथ मुजम्मत पे उसको गोलियां मार के कत्ल भी कर दिया। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, तो जहां पर डकैती की सबसे ज्यादा वारदातें रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि यहाँ के एसएसपी जिनको लगाया गया है वो भी जो एसपी के रैंक के है, लेकिन उनको एसएसपी की सीट पे दे दी गई है। इसके साथ दूसरा जो सबसे ज्यादा जो वारदातें हो रही हैं वो जो है इलाका है इसका जहां सबसे ज्यादा वारदातें की जा रही है। इसके बाद लाडी। बहुत शुक्रिया हारून रशीद, हमें बता रहे थे कि शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो चुके हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पे कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाए, लेकिन अभी भी कंट्रोल नहीं हुए हैं। शहरियों को चाहिए कि वो भी एहतियात करें। और इसके साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।